नमस्कार। आज के इस विशेष डीप डाइव सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। जो परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करने वाले हैं। आज का विषय है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी। सही कहा आपने। मतलब देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए सिर्फ जानकारी को पढ़ लेना ही काफी नहीं होता है, हाँ, ये बात तो है। बल्कि उसे परीक्षा के दबाव में याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस अध्ययन में हम एक क्लासरूम टीचिंग स्टाइल का उपयोग करेंगे, जहां हर जानकारी को आसान ट्रिक्स और मेमोरी लॉजिक के साथ समझा जाएगा। एग्जैक्टली और इसी वजह से हमारे इस सत्र के नियम और संरचना बहुत ही स्पष्ट रहेंगे। जी। हम हर एक स्लाइड को बहुत ही स्पष्ट, धीमी और स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करेंगे। पहले जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उन्हें बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे वे लिखे गए हैं, और फिर हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। बिल्कुल। मैं पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। पहला, जनक मानवाधिकारों का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रैकेट में मैग्ना कार्टा दस्तावेज। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर की गई। और तीसरा, भारतीय संविधान भाग 2 मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये पॉइंट्स तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर मैं एक परीक्षार्थी के नजरिए से सोचूं, तो ये मैग्ना कार्टा और ब्रिटेन का कनेक्शन याद कैसे रखा जाए? बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए। देखिए, ब्रिटेन शब्द शुरू होता है ब से, है ना? हाँ। और बर्थ यानी जन्म देना भी शुरू होता है ब से। तो ब्रिटेन ने बर्थ दिया, यानी राइट्स का जनक ब्रिटेन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया मेमोरी लॉजिक है। और इस स्लाइड के विजुअल के बारे में भी बता दूं। इस फिगर में दिखाया गया है बैकग्राउंड में मैग्ना कार्टा का एक प्राचीन दस्तावेज और संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह। ये दोनों ही इस विषय की ऐतिहासिकता को बहुत अच्छी तरह दर्शाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। जो यूएन की तारीख है ना, 10 दिसंबर, ये सीधा सवाल आता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एसएससी और रेलवे में ये बार बार पूछा गया है। तो इसे याद रखने की भी कोई ट्रिक होगी? हाँ, इसे ऐसे याद रखिए कि इंसान के हाथों में 10 उंगलियां होती हैं और इन्हीं उंगलियों से वो काम करता है। तो मानव के काम करने के अधिकार यानी मानवाधिकार सीधे 10 की संख्या से जुड़ जाते हैं, यानी 10 दिसंबर। क्या बात है, 10 उंगलियां 10 दिसंबर। और वो जो संविधान के भाग 3 वाला पॉइंट था, उसका लॉजिक ये है कि अधिकार यानी राइट्स हमेशा पावर से लिए जाते हैं, और दुनिया में पावर का प्रतीक कौन है? अमेरिका। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अधिनियम 1993 के परिचय और प्रमुख तथ्यों के बारे में। जी, बताइए क्या पॉइंट्स हैं? बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार है। लागू होने की तिथि 28 सितंबर 1993, ब्रैकेट में लिखा है अध्यादेश द्वारा पहले लागू। संरचना, इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। और अंत में धारा 2 घ मानवाधिकार की परिभाषा, प्राण स्वतंत्रता, समानता और गरिमा। अब इन फैक्ट्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले लागू होने की तिथि की ट्रिक देखिए। 28 सितंबर, 28 में 2 अंक हैं, 2 और 8। हाँ, 2 और 8। दोनों को जोड़िए, 2 + 8 होता है 10। 10 मतलब 10वां महीना यानी अक्टूबर। तो अक्टूबर से ठीक पहले ये कानून लागू हुआ, 28 सितंबर को। ये तो कभी नहीं भूलेगा कोई। और संरचना की ट्रिक, 43 धाराएं हैं। 43 धाराएं यानी 4 + 3, टोटल हुआ 7। इसका लॉजिक है कि मानवाधिकार कानून हफ्ते के 7 दिन आपकी सुरक्षा करता है। एग्जैक्टली और धारा 2 घ वाली परिभाषा की भी बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे नोट्स में। हिंदी वर्णमाला का घ अक्षर है ना, हाँ बिल्कुल। घ से होता है गरिमा और घ से ही होता है घर। तो इंसान को अपने घर में स्वतंत्रता चाहिए और समाज में गरिमा चाहिए। तो ये धारा 2 घ सीधे परिभाषा से जुड़ जाती है। बहुत ही शानदार। और एक बात इस फिगर में दिखाया गया है, एक कानून की मोटी किताब जिस पर 1993 लिखा है और एक जज का हथौड़ा। ये कानूनी प्रक्रिया और ताकत का प्रतीक है। बिल्कुल। और यहाँ कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है। जी बताइए।
ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू माना जाता है भूतलक्षी प्रभाव से। अंग्रेजी में इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यूपी एग्जाम्स के लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लें। बिल्कुल सही। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे एनएचआरसी के गठन और इसके वैधानिक स्वरूप के बारे में। बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। प्रकृति, ये एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। जी। गठन 12 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली। यहाँ पर एक सवाल अक्सर कैंडिडेट्स को परेशान करता है, ये संवैधानिक और वैधानिक के बीच का अंतर कैसे याद रखा जाए? इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जो चीज विधि यानी लॉ बनाकर बनाई गई हो वो वैधानिक होती है, अंग्रेजी में जिसे स्टैट्यूटरी कहते हैं। चूंकि इसे संसद ने 1993 का अधिनियम यानी विधि बनाकर पास किया, इसलिए ये वैधानिक है। बहुत ही लॉजिकल है। और गठन की तारीख 12 अक्टूबर को याद रखने का तरीका भी मजेदार है। 12 अक्टूबर को हम 1200 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ट्रिक ये है कि अधिकारों के मामले में 10 बहाने मत बनाओ, 12 काम करो। तो 12 और 10 से 12 अक्टूबर याद रहेगा। और मुख्यालय का लॉजिक तो सीधा है। देश का पावर सेंटर कहाँ है? कैपिटल में, यानी नई दिल्ली में। दिल्ली में ही होगा। और इस फिगर में दिखाया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा अशोक स्तंभ, एक बहुत ही गंभीर और न्यायपूर्ण माहौल में, ये इसकी सरकारी और राष्ट्रीय अहमियत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हाँ, अब यहाँ जो सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है वो ध्यान से सुनिए। एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। जी, 12 अक्टूबर। अक्सर कैंडिडेट्स 28 सितंबर और 12 अक्टूबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। 28 सितंबर को कानून लागू हुआ था, लेकिन आयोग 12 अक्टूबर को बना था। एग्जाम में सवाल ध्यान से पढ़ना है कि कानून पूछा है या आयोग का गठन। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी पॉइंट है। चलिए अब आयोग के अंदर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे आयोग की संरचना, यानी इसके अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार है। अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी फॉर्मर सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। न्यायिक सदस्य एक सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व जज प्लस एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जी। विशेषाधिकार सदस्य 3 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार का ज्ञान हो और इनमें एक महिला अनिवार्य है। अब इसको डिकोड करते हैं। अध्यक्ष कौन होगा? इसकी ट्रिक है जो अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है, यानी देश का सबसे बड़ा जज। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के स्तर का व्यक्ति ही अध्यक्ष होता है। और न्यायिक सदस्यों की ट्रिक? न्यायिक सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी न्यायपालिका के दोनों शीर्ष स्तरों से प्रतिनिधि लिए जाते हैं। और जो 3 विशेषज्ञ सदस्य हैं, उनकी ट्रिक है 3 तिगाड़ा काम नहीं बिगड़ा, क्योंकि इनमें महिला शक्ति यानी वुमन पावर का होना जरूरी है। बिल्कुल सही। और इस फिगर में दिखाया गया है एक बड़ी सी मीटिंग टेबल और कई सारी कुर्सियां, जो ये दिखाती हैं कि ये कोई एक व्यक्ति का आयोग नहीं है, बल्कि एक बहुसदस्य संस्था है। हाँ, मल्टी मेंबर बॉडी है। और यहाँ जो एग्जाम अलर्ट है वो सीधे रेलवे और एसएससी के कथन वाले सवालों में आता है। आयोग में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। एग्जैक्टली। एग्जाम में वो एक्चुअली या ऑप्शनल लिख देते हैं, आपको याद रखना है कि ये अनिवार्य है। तो अब ये सदस्य चुने कैसे जाते हैं? इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 4 के तहत आने वाली नियुक्ति और चयन समिति के बारे में। बुलेट पॉइंट सुनिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जी। अन्य सदस्य गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। इसको आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, राष्ट्रपति सीधे अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं करते। वो इस 6 लोगों की समिति की सिफारिश मानते हैं। अब समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जाहिर है देश का बॉस, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और बाकी सदस्यों का संतुलन कैसे बनता है? ट्रिक यह है कि समिति में सरकार प्लस विपक्ष दोनों होने चाहिए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसलिए दोनों सदनों के स्पीकर और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल किए जाते हैं। और इस फिगर में दिखाया गया है एक बहुत ही गंभीर सरकारी मीटिंग रूम। ये दर्शाता है कि ये सह सदस्यीय समिति कितनी शक्तिशाली है। बिल्कुल। पर यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से। ये हमारा एग्जाम अलर्ट है। समिति में राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता। अच्छा, सभापति नहीं होता? नहीं, राज्यसभा का उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन शामिल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभापति नहीं,
उपसभापति, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में नहीं बैठ सकता। ये लॉजिक तो बहुत ही जबरदस्त है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। चलिए, इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 6 में दी गई सेवा की शर्तों, कार्यकाल और त्यागपत्र के बारे में। बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। जी। त्यागपत्र, अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। और पुनर्नियुक्ति, कार्यकाल के बाद ये केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते, यानी या तो 3 साल काम करेंगे या 70 साल की उम्र पर रिटायर हो जाएंगे। और त्यागपत्र? त्यागपत्र की ट्रिक बहुत सिंपल है। जिसने नियुक्त किया वही इस्तीफा लेगा। राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था तो इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। और ये पुनर्नियुक्ति पर रोक क्यों लगाई गई है? ये इसलिए ताकि वो बिना किसी लालच के काम कर सकें। ट्रिक ये है, एक बार जज हमेशा जज। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी नौकरी का लालच नहीं होना चाहिए, तभी तो वो सरकार के खिलाफ भी निष्पक्ष फैसले ले पाएंगे ना। बहुत ही सही लॉजिक है। और इस फिगर में दिखाया गया है एक सैंड ग्लास यानी रेत की घड़ी और एक सील किया हुआ लिफाफा। रेत की घड़ी सीमित समय यानी कार्यकाल को दिखाती है और लिफाफा त्यागपत्र का प्रतीक है। यहाँ करंट अपडेट्स वाला एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन संशोधन के बाद अब इसे 3 वर्ष कर दिया गया है। जो लोग पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं वो इसे 3 वर्ष जरूर कर लें। अब अगर किसी को पद से हटाना हो तो क्या प्रक्रिया है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 5 के तहत अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में। बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। हटाने वाला राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। जी। आधार यानी ग्राउंड्स, दिवालियापन, मानसिक या शारीरिक अक्षमता या सिद्ध कदाचार, विशेष दोषी सिद्ध होने या कारावास की सजा होने पर भी हटाया जा सकता है। इसको याद रखने का क्या तरीका है? हटाने की प्रक्रिया की ट्रिक तो वही है। नियुक्ति की थी राष्ट्रपति ने, तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है, राष्ट्रपति के साथ सुप्रीम कोर्ट की जांच जुड़ेगी। और हटाने के आधार कैसे याद रखें? इसके लिए बस 3 शब्द याद रखिए, माइंड, बॉडी या मनी। अच्छा। हाँ, अगर माइंड यानी मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, बॉडी यानी शारीरिक अक्षमता है, या मनी यानी दिवालियापन है, इन तीनों में से किसी भी गड़बड़ी पर हटाया जा सकता है। अगला है जज का हथौड़ा और एक कॉन्फिडेंशियल फाइल। ये सुप्रीम कोर्ट की गंभीर न्यायिक जांच को दर्शाती है। और यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सीधे किसी को पद से नहीं हटा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। ये हमारे संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए अब हम आज के अध्ययन के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। इस अंतिम स्लाइड में हम बात करेंगे आयोग के अधिकारियों और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में। बुलेट पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। महासचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ। इनकी रैंक भारत सरकार के सचिव के बराबर होती है। जी। जांच दल, एक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रैंक का अधिकारी जांच पड़ताल के लिए होता है। और प्रक्रिया, जो कि धारा 10 में है, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। अब इनके ट्रिक्स देखिए। महासचिव की रैंक क्या होगी? नाम में ही सचिव है तो रैंक भी सेक्रेटरी यानी सचिव की होगी। जांच दल की ट्रिक, जांच हमेशा पुलिस करती है तो यहां भी एक बड़ा पुलिस अफसर यानी डीजीपी रैंक का अफसर होगा। और प्रक्रिया खुद तय करने का क्या मतलब है? मतलब आयोग के पास ये आजादी है कि वो अपने नियम खुद बनाए ताकि कोई बाहरी दखलंदाजी न हो सके। इस फिगर में दिखाया गया है एक पुलिस अधिकारी की टोपी और एक महासचिव की नेम प्लेट। ये आयोग की प्रशासनिक और जांच दोनों तरह की शक्तियों को एक साथ दिखाती है। और हमारा आज का आखिरी एग्जाम अलर्ट बहुत अहम है। आयोग के पास सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो भारत के किसी भी हिस्से से किसी को भी समन भेज सकते हैं, गवाही के लिए बुला सकते हैं और सबूत मांग सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। तो आज हमने इस पूरे अधिनियम और आयोग का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। अब समय है एक क्विक रिवीजन का, ताकि सारे ट्रिक्स एक बार फिर से याद आ जाए। बिल्कुल। तो हमने देखा 10 उंगलियां यानी 10 दिसंबर, ब्रिटेन का बर्थ यानी जन्मदाता, हाँ। कार्यकाल के लिए सी का 70, हाँ। और पद से हटाने के लिए माइंड, बॉडी, मनी। साथ ही 2 अहम तारीखें, 28 सितंबर को कानून लागू हुआ और 12 अक्टूबर को आयोग बना। और परीक्षा के लिए मेरे कुछ टिप्स याद रखिएगा। एग्जाम में सीधे सवाल घुमा कर आते हैं, जैसे नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता, तो तुरंत याद आना चाहिए राज्यसभा का सभापति। बिल्कुल। या फिर एनएचआरसी का कार्यकाल अब कितना है, तो उत्तर होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष। इन बारीकियों से ही सिलेक्शन होता है। सही कहा आपने।
अब एपिसोड मेरा मतलब है इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं परीक्षार्थियों के सामने एक गहरा विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। आज हमने देखा कि एनएचआरसी के पास सिविल कोर्ट की ताकत तो है, लेकिन अपनी ग्राउंड जांच के लिए वे सरकारी पुलिस यानी डीजीपी रैंक के अफसर पर ही निर्भर करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस पर ही मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप हो, तो क्या आयोग की ये पुलिस पर निर्भरता उसकी निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती? ये तो एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल। इसी निर्भरता की वजह से अक्सर आयोग को एक बिना दांत का बाघ यानी टूथलेस टाइगर कहकर भी पुकारा जाता है। इस बहस के बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा, ये मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग में बहुत काम आता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसी विश्लेषणात्मक विचार आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। तो इसी के साथ आज के इस ज्ञानवर्धक और डीप डाइव सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि ये ट्रिक्स और लॉजिक आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। ओके, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस बेहद खास और विस्तृत चर्चा में, जिसे हम एक डीप डाइव या गहन विश्लेषण कहते हैं। जी बिल्कुल। आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट और लक्षित है। प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे और राज्य स्तर की परीक्षाएं जैसे यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के पूरे कानूनी ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। हाँ। अक्सर कानून की किताबों में ये धाराएं बहुत जटिल और नीरस लगती हैं, है ना? लेकिन आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री और स्लाइड्स हैं, हम उनका इतनी गहराई से विश्लेषण करेंगे कि परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो आज अध्ययन सामग्री है वो सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं है। अच्छा। जी, इनमें याद रखने की बेहतरीन ट्रिक्स, तार्किक कारण और परीक्षा के लिए सीधे तौर पर काम आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट्स छिपे हुए हैं। हम इस चर्चा को बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह आगे बढ़ाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही स्पष्ट, धीमी और संरचित तरीके से। मैं हर स्लाइड के मुख्य बिंदुओं को पहले ठीक वैसे ही पढ़ूंगी जैसे भी लिखे गए हैं, ताकि आप सभी नोट्स बना सकें और फिर हम मिलकर उनके पीछे का विज्ञान और तर्क समझेंगे। तो छात्रों, अपना पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करें, क्योंकि हम सतह से बहुत नीचे जाने वाले हैं। जी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस आयोग की जड़ों को समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे मानवाधिकार हनन की जांच और हस्तक्षेप के बारे में। ये सामग्री एनएचआरसी के कार्यों और शक्तियों यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 पर केंद्रित है। ओके। इसमें 3 मुख्य बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, स्वतः संज्ञान, दूसरा, जेल निरीक्षण और तीसरा, न्यायालय में हस्तक्षेप। ये बिंदु सच में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे याद रखने की ट्रिक्स की बात करें तो स्वतः संज्ञान का सीधा मतलब है खुद से एक्शन लेना। एकदम सही। मान लीजिए सोशल मीडिया पर पुलिस क्रूरता का कोई वीडियो वायरल हो जाता है। पीड़ित डर के मारे शिकायत दर्ज नहीं करा रहा है। ऐसे में आयोग खुद उस वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। हाँ, और वहीं जेल निरीक्षण के लिए ट्रिक है जेल विजिट, मतलब पहले सूचना देना जरूरी। आयोग अचानक या सरप्राइज विजिट पर नहीं जा सकता, उसे राज्य सरकार को पहले बताना होगा। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जेल एक अति सुरक्षित क्षेत्र होता है। वहां आयोग की सुरक्षा और जेल के अंदर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना आवश्यक माना गया है। हाँ, समझ गया। और जो तीसरा बिंदु है न्यायालय में हस्तक्षेप, उसकी ट्रिक है कोर्ट केस, मतलब कोर्ट की परमिशन। अगर कोई मामला पहले से ही अदालत के विचाराधीन है तो आयोग अपनी मर्जी से उसमें नहीं कूद सकता। उसे जज साहब से औपचारिक अनुमति लेनी होगी। रुकिए, यहीं पे एक सवाल उठता है। ये तो हो गई कार्यप्रणाली, लेकिन इनके पास असल में ताकत कितनी है? अगर ये जांच करते हैं तो क्या ये किसी को सजा सुना सकते हैं? यहीं पर परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट आता है। धारा 13 के तहत आयोग को जांच के दौरान सिविल न्यायालय यानी दीवानी अदालत की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, आपराधिक न्यायालय की नहीं। मतलब वे जेल नहीं भेज सकते? बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब है कि आयोग गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है, शपथ पत्र यानी एफिडेविट ले सकता है और किसी भी सरकारी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकता है। ये तो बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, प्रश्न आता है कि जांच करते समय मानवाधिकार आयोग के पास किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो उत्तर हमेशा होगा सिविल न्यायालय। वो जांच कर सकते हैं, सबूत जुटा सकते हैं, लेकिन जेल भेजने या जुर्माना लगाने की सजा नहीं सुना सकते। बहुत ही स्पष्ट, सिविल न्यायालय की शक्ति का मतलब है गवाहों को बुलाना और सबूत खोजना। चलिए, अब अगर जांच शुरू हो गई है तो आगे क्या होता है? इस स्लाइड में हम बात करेंगे जांच की प्रक्रिया और समय सीमा के बारे में। ये हिस्सा धारा 14 से 17 के तहत आता है। जी। इसके बुलेट पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रिपोर्ट मांगना। दूसरा, प्रतिकूल प्रभाव। और तीसरा, जांच के बाद। Here's where it gets really interesting. यानी यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है जब आयोग की सिफारिशों की बात आती है। पहली ट्रिक देखिए, समय पर जवाब नहीं तो आयोग खुद जांच करेगा। बिल्कुल। अगर आयोग ने किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने समय पर जवाब नहीं दिया, तो आयोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। वो अपनी खुद की जांच टीम वहां भेज सकता है, जिसे सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। ये एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। और ये जो दूसरा पॉइंट है, प्रतिकूल प्रभाव, इसका क्या मतलब है? प्रतिकूल प्रभाव का सीधा मतलब है सुनवाई का अधिकार या नेचुरल जस्टिस। मान लीजिए आयोग किसी फर्जी मुठभेड़ की जांच कर रहा है और जांच में किसी विशिष्ट पुलिस अधिकारी का नाम बार-बार आ रहा है। हाँ, तो उसकी नौकरी पे तो असर पड़ेगा। एकदम सही। तो कानून कहता है कि आयोग उस अधिकारी की बात सुने बिना कोई भी एक तरफा रिपोर्ट नहीं बना सकता। उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। और याद रखें, आयोग का काम केवल सिफारिश करना है। ये सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। लेकिन अगर आयोग केवल सिफारिश कर सकता है तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का फायदा ही क्या है? क्या सरकार आसानी से इन सिफारिशों को कूड़ेदान में नहीं डाल सकती? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी सिफारिशों का कोई मोल नहीं है। अगर सरकार इनकी सिफारिश नहीं मानती है, तो उसे लिखित में इसका कारण बताना पड़ता है। इसे नेम एंड शेम की नीति कहते हैं। अच्छा, तो उन्हें संसद में जवाब देना होगा। जी, जब सरकार को संसद में खड़े होकर ये बताना पड़ता है कि उन्होंने मानवाधिकार आयोग की बात क्यों नहीं मानी, तो इसका बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनता है। इसलिए सरकारें आमतौर पर इनकी सिफारिशों को गंभीरता से लेती हैं। ये सच में एक गहरी बात है। जवाबदेही तय करना इसका असली मकसद है। चलिए अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जो है सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के मामले। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सशस्त्र बलों के मामलों में विशेष प्रक्रिया के बारे में। ये धारा 19 के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य बुलेट्स हैं: पहला, सीमित अधिकार। दूसरा, रिपोर्ट तलब। और तीसरा, सिफारिशें। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? तो इस सब का असल में मतलब क्या है? सेना के मामलों में आयोग के पास आखिर कितनी पावर है? सेना के मामलों में आयोग की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। परीक्षार्थियों को 3 ट्रिक्स याद रखनी चाहिए। सेना मतलब नो डायरेक्ट एक्शन। आयोग खुद जाकर सेना के मामलों की जांच या पूछताछ नहीं कर सकता। ओके। और दूसरी ट्रिक? दूसरी ट्रिक है केवल रिपोर्ट, कोई ऑर्डर नहीं। और तीसरी, सिफारिश मानना, केंद्र सरकार की मर्जी। अब यहाँ का जो एग्जाम अलर्ट है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? सशस्त्र बलों के संदर्भ में केंद्र सरकार को आयोग की सिफारिशों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई की जानकारी देनी होती है। ये 3 महीने की समय सीमा अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधे तौर पर पूछी जाती है। 3 महीने की डेडलाइन, इसे सभी छात्र जरूर नोट कर लें। अब बात करते हैं कि आयोग साल भर ये जो काम करता है उसकी फाइनल रिपोर्ट कहाँ पेश होती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे रिपोर्ट कहाँ पेश होती है। ये वार्षिक रिपोर्ट यानी धारा 20 का हिस्सा है। बिंदु है: पहला, वार्षिक रिपोर्ट। दूसरा, संसद में प्रस्तुति। और तीसरा, विशेष रिपोर्ट। इसके लिए जो फ्लोचार्ट वाली ट्रिक है वो बहुत आसान और तार्किक है। आयोग से सरकार और सरकार से संसद। बिल्कुल। आयोग सीधे जाकर संसद में रिपोर्ट नहीं रखता, वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश करे। सही कहा। और अगर कोई बहुत जरूरी या आपातकालीन मुद्दा है, जैसे कोई बड़ा दंगा हो गया हो, तो ट्रिक है अर्जेंट मैटर, मतलब स्पेशल रिपोर्ट। आयोग को साल खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत व्यवहारिक है। और यहाँ जो एग्जाम अलर्ट है वो उसी जवाबदेही से जुड़ा है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। रिपोर्ट के साथ सरकार को एक
विस्तृत कार्रवाई ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ एक्शन भी देना होता है। इसका क्या काम होता है? इसका मतलब है कि सरकार को संसद को दस्तावेजों के साथ बताना पड़ता है कि आयोग ने जो सिफारिशें की थीं, उन पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है। ये ज्ञापन इस बात की गारंटी है कि आयोग की मेहनत फाइलों में दबकर ना रह जाए। अब तक हमने राष्ट्रीय स्तर पर पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। अब हम देश की राजधानी से निकलकर राज्यों की ओर रुख करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC। इस स्लाइड में हम बात करेंगे SHRC का गठन और संरचना के बारे में। ये धारा 21 में आता है। बुलेट बिंदु पढ़े। पहला, गठन। दूसरा, अध्यक्ष। और तीसरा, सदस्य। राज्य स्तर पर यह ढांचा काफी दिलचस्प है। ट्रिक्स पर गौर करें। स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट कमीशन, यानी राज्य आयोग का गठन सीधे तौर पर राज्य सरकार ही करेगी। जी। अध्यक्ष के लिए ट्रिक है, हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ही बॉस बनेगा, यानी राज्य में हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज ही इसका अध्यक्ष हो सकता है। बिल्कुल। और सदस्यों के लिए ट्रिक है, एक जज और एक एक्सपर्ट, यानी एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जिसे 7 साल का अनुभव हो, और एक मानवाधिकार विशेषज्ञ। क्या हर राज्य के लिए अलग आयोग बनाना जरूरी है? नहीं, और छात्रों, यहाँ पर एग्जाम अलर्ट है, इसे बहुत ध्यान से नोट करें। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य आयोग यानी जॉइंट स्टेट कमीशन भी बनाया जा सकता है। अगर छोटे राज्य चाहें तो वो खर्च बचाने के लिए मिलकर एक ही आयोग का गठन कर सकते हैं। संरचना तो समझ आ गई कि कौन लोग होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि अगर राज्य सरकार ही नियुक्त करेगी तो क्या वो निष्पक्ष रह पाएंगे? इसी सवाल का जवाब हमारी अगली स्लाइड में है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे नियुक्ति कौन करता है। यह धारा 22 के तहत SHRC की नियुक्ति समिति का प्रावधान है। ओके। बिंदु है, पहला नियुक्ति, दूसरा समिति का अध्यक्ष और तीसरा अन्य सदस्य। ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद है। मोहर राज्यपाल की, दिमाग समिति का। एकदम सटीक। मतलब नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर तो राज्य के राज्यपाल करेंगे, लेकिन किसे चुनना है ये फैसला राज्यपाल खुद नहीं ले सकते। ये फैसला एक पूरी समिति करेगी। बिल्कुल। सोचिए, अगर सिर्फ मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष चुन लें तो आयोग निष्पक्ष कैसे रहेगा? इसलिए इस समिति की ट्रिक देखें। हेडमास्टर मतलब CM, यानी इस समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। और बाकी सदस्य? अन्य सदस्यों की ट्रिक है CM प्लस स्पीकर प्लस होम मिनिस्टर प्लस ऑपोजिशन, यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता को भी कुर्सी दी गई है ताकि फैसला एक तरफा ना हो। ये बहुत जरूरी है। अब एग्जाम अलर्ट, बहुत ध्यान से सुने। जिस राज्य में विधान परिषद है वहां उसका सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी इस समिति के सदस्य होंगे। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए जहां है वहां ये समिति 6 लोगों की हो जाती है। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। परीक्षा में अक्सर विधान परिषद वाला विकल्प देकर छात्रों को फंसाया जाता है। अब बात करते हैं उनके कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पद अवधि और हटाने की प्रक्रिया के बारे में। ये धारा 23 और 24 का हिस्सा है। जी परीक्षार्थियों, इसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाले प्रश्न आते हैं। बुलेट्स है, पहला त्यागपत्र, दूसरा हटाना और तीसरा कार्यकाल। रुकिए, ये पॉइंट सच में थोड़ा उलझाने वाला है। ट्रिक्स कहती है जिसने नौकरी दी इस्तीफा भी उसी को देंगे, यानी नियुक्ति राज्यपाल ने की तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया। सही है। लेकिन हटाने वाली ट्रिक कहती है नियुक्ति राज्यपाल लेकिन हटाना राष्ट्रपति। अगर राज्य का आयोग है तो हटाने की पावर सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास क्यों है? यही वो जगह है जहां छात्र सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य का आयोग राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल के दबाव में काम न करे। अगर राज्यपाल ही हटा सकते तो राज्य सरकार जब चाहे आयोग के अध्यक्ष को धमका सकती थी। ओह, समझ गया। इसलिए आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखी गई है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद साबित कदाचार पर। अब कार्यकाल की ट्रिक याद रखें, 3/70 का नियम। इस 3/70 के नियम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि या तो वे 3 साल तक काम करेंगे
या जब तक उनकी उम्र 70 साल नहीं हो जाती। जी। मान लीजिए किसी जज की नियुक्ति 68 साल की उम्र में होती है, तो वो 70 साल पूरे होते ही रिटायर हो जाएंगे, यानी वो सिर्फ 2 साल ही पद पर रहेंगे। एकदम सही उदाहरण। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट ये है कि अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन अपना कार्यकाल पूरी तरह खत्म होने के बाद वे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी या लाभ का पद नहीं ले सकते। बहुत ही शानदार व्यवस्था है ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। चलिए अब राज्य आयोग की रिपोर्ट और सेवा शर्तों पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे रिपोर्ट और सेवा शर्तें के बारे में। धारा 26 से 28 बिंदु हैं। पहला रिपोर्ट, दूसरा विधानमंडल और तीसरा सेवा शर्तें। इसकी ट्रिक्स भी राष्ट्रीय आयोग जैसी ही सीधी हैं। स्टेट कमीशन से स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, फिर सरकार उसे विधानमंडल यानी विधानसभा में रखेगी, और जहां विधान परिषद है वहां दोनों सदनों में रखेगी। सैलरी और नियमों की ट्रिक है, सैलरी और रूल्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, वो तो राज्य सरकार ही तय करेगी। लेकिन इस एग्जाम अलर्ट को हल्के में न लें। नियुक्ति के बाद सदस्यों के वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन या नुकसानदायक बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। बिल्कुल। मान लीजिए आयोग ने राज्य पुलिस के खिलाफ कड़ी रिपोर्ट दे दी। राज्य सरकार चाहकर भी गुस्से में आयोग के सदस्यों की सैलरी आधी नहीं कर सकती। ये वित्तीय सुरक्षा उन्हें बिना किसी डर के काम करने की ताकत देती है। ये तो बिल्कुल न्यायपालिका जैसी ही स्वतंत्रता हो गई। अब जब न्याय की बात हो ही रही है तो अदालतों की बात करते हैं। हमने सुना है कि मानवाधिकार के लिए अलग से अदालतें होती हैं। बिल्कुल। इन स्लाइड्स में हम बात करेंगे त्वरित विचारण हेतु न्यायालय और सरकारी वकील के बारे में। ये धारा 30 और 31 का विषय है। पहले धारा 30 के बिंदु गठन, उद्देश्य और दर्जा। परीक्षार्थियों, इन ट्रिक्स को ध्यान से सुनिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब ह्यूमन राइट्स कोर्ट। ये कोर्ट हर जिले में होते हैं, लेकिन सबसे मजेदार ट्रिक है सेशन कोर्ट ही एचआर कोर्ट है। जी। फास्ट जस्टिस के लिए अलग से कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बचाने के लिए जिले के मौजूद सत्र न्यायालय को ही मानवाधिकार न्यायालय का दर्जा दे दिया जाता है। सही कहा। और जब अदालत है तो वकील भी चाहिए। धारा 31 के तहत यहाँ एक विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होता है। उनकी योग्यता क्या होती है? ट्रिक याद रखें, लकी नंबर 7, यानी वकील को कम से कम 7 साल का कोर्ट का अनुभव होना ही चाहिए। और उसकी भूमिका है पीड़ित की आवाज बनना। वो सरकार का नहीं बल्कि मानवाधिकार हनन के शिकार पीड़ित का पक्ष अदालत में मजबूती से रखता है। क्या सरकार को हमेशा किसी नए वकील को ही नियुक्त करना पड़ता है? नहीं, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। सरकार चाहे तो किसी नए वकील को नियुक्त कर सकती है या फिर किसी वर्तमान लोक अभियोजक को भी ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दे सकती है। और एक और बात ध्यान रहे, ये न्यायालय सिर्फ मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधों के लिए है, सामान्य चोरी डकैती के लिए नहीं। ये एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। अब एक व्यवहारिक सवाल, किसी भी आयोग को काम करने के लिए दफ्तर चाहिए, स्टाफ चाहिए, इन सब के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अनुदान और ऑडिटिंग के बारे में। धारा 32 से 35 बिंदु है। पहला अनुदान, दूसरा लेखा और ऑडिट, और तीसरा ऑडिट रिपोर्ट। पैसे के मामले में ट्रिक्स बहुत स्पष्ट हैं। पैसा सरकार देगी, आयोग खुद कोई टैक्स नहीं वसूलता। बिल्कुल। और ऑडिट का मतलब सिर्फ कैग यानी आयोग के खर्चों की जांच सिर्फ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा। बिल्कुल। और अंत में मनी ट्रेल जाएगा पार्लियामेंट। पैसे का सारा हिसाब किताब अंततः जनता के प्रतिनिधियों को ही दिखाया जाएगा। एकदम सही। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट ये है कि आयोग अपनी मर्जी से खर्च तो कर सकता है, लेकिन ये खर्च सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की सीमा के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने 1 करोड़ दिए और आयोग ने 1.5 करोड़ खर्च कर दिए। ये एक बहुत ही अच्छा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। अब हम अपनी अध्ययन सामग्री के आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, आयोग की कानूनी सीमाएं। इस अंतिम स्लाइड में हम बात करेंगे आयोग की सीमाएं या लिमिटेशंस के बारे में। धारा 36 से 40 बिंदु देखिए। पहला 1 वर्ष का नियम, दूसरा लंबित मामले, और तीसरा नियम बनाने की शक्ति। चलिए इसे ट्रिक से समझते हैं। 1 साल एक्सपायर मतलब नो इंक्वायरी। जी। नो डबल इंक्वायरी, इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रीय महिला आयोग किसी मामले की पहले से जांच कर रहा है तो मानवाधिकार आयोग उसमें बेवजह टांग नहीं अड़ाएगा। और रूल्स मतलब गवर्निंग पावर। यहाँ जो सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है
जो एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, वो धारा 36 है। घटना घटित होने की तारीख से 1 वर्ष बीत जाने के बाद आयोग उस मामले का संज्ञान किसी भी हालत में नहीं ले सकता। 1 साल के बाद बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का कानूनी तर्क ये है कि 1 साल बाद सबूत नष्ट हो जाते हैं और झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब हमने अपनी अध्ययन सामग्री के हर एक बिंदु का बहुत ही गहराई से विश्लेषण कर लिया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो परीक्षार्थियों, पूरी चर्चा का सार ये है कि यहाँ मानवाधिकार आयोग एक वॉचडॉग या निगरानी रखने वाली संस्था की तरह है, जिसके पास भौंकने की ताकत है लेकिन काटने की नहीं। हाँ बिल्कुल। आइए परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक सुपरफास्ट मौखिक रिवीजन करते हैं। पहला, 1 वर्ष की लिमिटेशन। दूसरा, सेना के मामले में 3 महीने का नियम। तीसरा, 3/70 का कार्यकाल। चौथा, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा लेकिन निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा। और पांचवा, धारा 13 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां। ये रिवीजन बहुत ही शानदार है। क्या आप एक उदाहरण दे सकती हैं कि एमसीक्यू कैसे बनेंगे? बिल्कुल। प्रश्न आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है। विकल्प होंगे राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का राष्ट्रपति। और छात्र राज्यपाल टिक कर देते हैं। बिल्कुल, जबकि सही उत्तर राष्ट्रपति है। इन्हीं बारीक अंतरों को पकड़ना ही सिलेक्शन का रास्ता है। बहुत ही शानदार मार्गदर्शन। आज की इस विस्तृत चर्चा का समापन करते हुए मैं सुनने वाले सभी छात्रों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि ये व्यवस्था शक्ति को संतुलित करने के लिए बनाई गई है, लेकिन जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां कई बार जटिल अपराधों की पुरानी सच्चाइयां सालों बाद सामने आती हैं, क्या मानवाधिकार हनन की जांच के लिए केवल 1 वर्ष की समय सीमा आज के दौर में न्यायसंगत है? सोचने वाली बात है। क्या इस कड़े नियम की वजह से कई पीड़ित हमेशा के लिए न्याय से वंचित नहीं रह जाते? इस पर विचार जरूर करें। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारी आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। अच्छे से पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें।